जो अपना मेन टॉपिक चल रहा था वो मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्प्लिट फेज, कैपेसिटर मोटर, साइडेड पोल मोटर, जो आपने मतलब 2 मोटर पहले पढ़ ली, तीसरा आज अपना साइडेड पोल मोटर। तो ये क्या होता है कि मतलब जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो 3 तरीकों से किया जाता है। एक तो रेजिस्टेंस के माध्यम से जो आपने फेज डिस्प्लेसमेंट में देखा, और एक कैपेसिटर के माध्यम से जो अपन कैपेसिटर मोटर में देखा, और तीसरा मेथड है जो साइडेड पोल के माध्यम से जो अपन आज पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। मतलब आपको डायग्राम आपको ये अपना मतलब एक साइडेड पोल मोटर का डायग्राम है। जो अपने साइडेड पोल मोटर का डायग्राम है तो सामान्य सभी मोटरों की संरचना ऐसी होती है, ठीक है। ये अपने पोल्स है, इसमें जो मैंने जो पोल्स लिए वो 4 पोल्स लिए हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, 2, 4, 6 ऐसे पोल्स ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 पोल्स लिए हैं, ठीक है। ये पोल्स का डायग्राम है जो आपके लिए अलग से बनाया। मतलब ये पोल्स पे वाइंडिंग होती है। जो मैंने ये वाइंडिंग के बाद अपने सप्लाई देते हैं कोई सी भी मोटर हो अपने घर में, जैसे अपने एनर्जी सेट में हो, कूलर हो, फैन हो, मिक्सी हो, सब में मतलब मोटर होती है। मोटर को हम सप्लाई देते हैं, चाहे एसी मोटर हो चाहे डीसी सप्लाई हो, डीसी मोटर, मतलब डीसी मोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, एसी मोटर को एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये एक अपनी इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर तो इंडक्शन जो होता है वो एसी में होता है, तो एक प्रकार की ऐसी मोटर आती है ना। और अपने इसको सप्लाई दी, तो जिस भी मोटर को अपन मतलब सप्लाई देंगे, ये कंडक्टर है, कंडक्टर को अपन सप्लाई देंगे। तो जब अपन कंडक्टर को सप्लाई देते हैं तो जब वो क्लोज पाथ करता है अपना, तो उसमें 2 प्रभाव होते हैं, एक तो हीटिंग प्रभाव, एक मैग्नेटिक प्रभाव। अपन जो यहाँ यूज लेंगे वो अपन मैग्नेटिक प्रभाव यूज लेंगे, ठीक है। जब अपन यहाँ पर सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद में मान लीजिए यहाँ पे अपन ने 5 एम्पियर की करंट मतलब यहाँ पे अपन ने सप्लाई दी वाइंडिंग में। जब आपने 5 एम्पियर मतलब सप्लाई के लिए 5 एम्पियर की आप मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है, और टर्न्स मान लिए अपन 10 टर्न्स मान लिए, ठीक है। जब अपन ने 10 टर्न्स मान लिए और 5 एम्पियर है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे मतलब 5 एम्पियर मल्टीप्लाई 10 टर्न्स, जब इसको मतलब अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न आ गया अपना। अब एम्पियर टर्न के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मतलब अपन ने सप्लाई दी, सप्लाई जो इसमें टर्न्स है, तो सप्लाई और टर्न्स का जो अपन मतलब ये सॉल्यूशन निकालते हैं, तो अपन यहाँ पे 50 एम्पियर टर्न्स रखते हैं। और यहाँ पे जो अपना मैग्नेट बन गया, मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यहाँ पे अपना मतलब जो मैग्नेट बन गया, ठीक है जी। यहाँ पे जो अपना मैग्नेट बन गया, अब यहाँ पे मैग्नेट बन गया अपना। अब ये अपनी साइडेड कॉइल, ठीक है। जैसे कैपेसिटर मोटर में फेज डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए मतलब अपन को 2 फेज की आवश्यकता होती है, या मतलब एक फेज को 2 मतलब 2 फेज में डिस्प्लेसमेंट करते हैं अपन। तो जब मतलब कैपेसिटर मोटर में कैपेसिटर के माध्यम से किया था अपन ने, और रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज थी उसमें रेजिस्टेंस के माध्यम से किया था। और आज जो अपनी साइडेड पोल मोटर है इसमें अपन साइडेड रिंग या साइडेड पोल के माध्यम से फेज डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अपना ये पोल है जिसमें मतलब मैग्नेट बन गई, तो ये अपनी एक कॉइल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी कॉइल, ये कॉइल है, ये कभी मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मतलब इसको अपन कभी मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, लीजिए अपनी मतलब जो कॉइल है इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इसमें EMF इंड्यूस होगा। किसके नियम के अनुसार? इसमें EMF इंड्यूस होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार। इसमें EMF इंड्यूस होगा। अब जैसे ही EMF इंड्यूस हुआ तो इसमें करंट फ्लो होगी, तो उसके कारण इसके कुछ टर्न्स है, मतलब एक कॉइल है, ये अपनी साइडेड कॉइल है, तो इसमें कुछ टर्न्स भी होंगे। मतलब एक साइडेड कॉइल होती है तो इसके कुछ टर्न्स होंगे, तो करंट फ्लो होगी, उसके कारण एम्पियर टर्न। और जैसे अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे भी फ्लक्स करेगा। मान लीजिए अपन ने यहाँ पे जो अपना ये साइडेड पोल है, यहाँ पे 2 वेबर का फ्लक्स बनता है, और अपना जो मेन पोल है इसमें 10 वेबर का
फ्लक्स बनता है। अब यहाँ पे फैराडे के नियम के अनुसार इसको मैग्नेट बन को ईएमएफ जनरेट हुआ, यहाँ पे ईएमएफ मतलब अपन ने जो फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो गया, तो उसके कारण एमएमएफ और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो अपने वो अभी फॉर्मूला लगाया उसके अनुसार आ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, लेंज का नियम लगता है। लेंज के नियम के अनुसार देखिए ये या तो यहाँ प्लस होंगे मतलब 10 या 10 + 2 या तो 12 वेबर होंगे या 10 - 2 एट वेबर होंगे। तो यहाँ पे मतलब दोनों में एक होगा, तो यहाँ पे लेंथ का नियम लगता है। लेंथ का नियम क्या होता है, हम पढ़ेंगे डीसी धारा स्टार्टर। डीसी धारा डीसी मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी स्टार्टर की हमें आवश्यकता है क्यों? सबसे बड़ी बात, हम टेक्निकल चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें उस चीज़ का रीजन होता है, इसलिए वो चीज़ के लिए बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे डीसी स्टार्टर है तो जो करंट होती है, जो मोटर होती है वो अपनी रनिंग कंडीशन में अपनी करंट का 5 से 6 गुना करंट लेती है। 5 से 6 गुना करंट ले, इस कारण हमें इस करंट को सीमित रखने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करना है। और स्टार्टर का प्रयोग करने के लिए हमें स्टार्टर का प्रयोग है। अब स्टार्टर में ये करंट कितना क्यों लेती है इसको डिफाइन करता हूँ। ये करंट में क्यों लेती है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में इसमें ये एन गति और अवस्था नहीं होती है, इसमें बैक ईएमएफ बराबर एन, मतलब स्टार्टिंग टाइम में बैक ईएमएफ भी शून्य होती है, गति शून्य होती है। और गति शून्य होती है तो बैक ईएमएफ भी शून्य होगा, क्योंकि गति बराबर बैक ईएमएफ होता है। तो जब
और इस टाइम अगर बैक ईएमएफ शून्य होगा तो हम लोग सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ देंगे आर्मेचर को, तो आर्मेचर की जो परिपथ आर्मेचर परिपथ उसमें प्रतिरोध कमजोर होता है, मतलब एकदम धारा को सहन नहीं कर पाता, अधिक करंट लेने लगे तो उसकी वाइंडिंग जल सकती है। तो इसको डिफाइन करके बता रहा हूँ। ये बैक ईएमएफ एक सूत्र होता है V बराबर बैक ईएमएफ प्लस आर ए और आर। अब इस बैक ईएमएफ को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस बैक ईएमएफ प्लस ए बराबर आर ए। अभी धारा को क्या करने के लिए इस प्रतिरोध को भी इसके नीचे ले रहे हैं, आर्मेचर प्रतिरोध को V बराबर बैक ईएमएफ। इस सूत्र से हम आर्मेचर धारा के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बैक ईएमएफ जिस टाइम शून्य होती है तो कितनी होती है, जैसे हम मान लेते हैं वोल्टेज 200 है, हम 200 वोल्टेज मान के चलते और बैक ईएमएफ हमारी शून्य हुई तो प्रतिरोध हम 2 मान कर सकते हैं आर्मेचर प्रतिरोध। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसके अंदर ये सर इसके बारे में डिफाइन करूँगा गलती ये प्रतिरोध होते हैं। ये प्रतिरोध होता है, ये यूरे का तार का बना होता है। यूरे का तार 2 मिश्र धातुओं से बनता है जिसमें एक तो तांबा और निकिल होता है, दोनों से ये यूरे का तार बनता है। ये प्रतिरोध श्रेणी में लगे हुए होते हैं, आर्मेचर के श्रेणी में लगे हुए होते हैं, ठीक। और एक भाग ये इसका हैंडल होता है जो हम जहाँ से पकड़ते हैं वो बेकेलाइट का होता है। वो जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं वो बेकेलाइट इसलिए बनाया जाता है कि जैसे हमें तारा को हम हाथ नहीं लगा सके, छुए तो हमें करंट वगैरह हमें शरीर को क्षति नहीं पहुँचे। और ये स्टेट होते हैं, ये पित्तल के बने हुए होते हैं। पित्तल के इसलिए बनाए जाते हैं जैसे स्टार्टर को लंबे समय के लिए चलाना होता है तो ये पित्तल इसमें जंग वगैरह कुछ भी इसके अंदर न लगे, इसलिए ये पित्तल के बनाए जाते हैं। एनबीसी को नो वोल्ट प्रोवाइड, इसका मुख्य कार्य ये होता है जैसे मोटर ऑन अवस्था में होती है ना, उस टाइम ये हैंडल को लॉक करके रखती है, लॉक करके लॉकिंग सिस्टम इसको इस प्रकार कर लेती है हैंडल को, जब तक इसमें सप्लाई रहेगी और मोटर चलती रहेगी। जब ऑफ एकदम जब लाइट सप्लाई चली जाएगी ना, चलने के बाद ये अपनी अवस्था में फिर से अपनी ये इसको छोड़ देती है और जब बिना छोड़ के अपनी अवस्था मूल अवस्था में फिर से आता है। मूल अवस्था में इसलिए आता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगाई जाती है यहाँ पे हैंडल के पास जो उसको अपनी मूल अवस्था में लाने में सहायता करती है। और ये इसकी सीरीज में लगे रहते हैं और प्रतिरोध इसकी सीरीज में ही लगे रहते हैं। जैसे मोटर को हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे तो एक प्रतिरोध कम हटता जाता है, अलग अलग होता जाता है इनका मान, और मोटर अपनी रनिंग अवस्था में आराम से अपनी रनिंग अवस्था में चलने लगती है। जो इसकी मेन सप्लाई को जो भी जार मैंने प्रतिरोध की शुरू में इसमें बैटरी में जीरो होता है वो हट जाती है तो बैटरी में भी उत्पन्न होने लगती है तो मोटर अपनी रनिंग अवस्था में। ये इसके अंदर 2 फ्यूज लगे हुए हैं और इसके अंदर ओवरलोड रिले नहीं लगाई जाती क्योंकि ये सीरीज मोटर को चलाने के लिए काम है, सीरीज मोटर ओवरलोड नहीं होती। क्या स्प्रिंग कहाँ लगी हुई? स्प्रिंग कहाँ लगी हुई है? स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है सर, लगी हुई नहीं, अलग से नहीं है।
नहीं बस मैंने यहाँ से दिया थोड़ा यही लगे हुए तो फिर साइड में लगा नहीं सर पता है डायग्राम स्प्रिंग है या नहीं है? नहीं है सर इस स्प्रिंग में करंट जो है फ्लो होती है कि नहीं होती? स्प्रिंग में द्वारा नहीं ये बताओ, ये है ना जो ये कॉइल है, इसका नाम क्या है? एनबीसी ये कौन सा है? पता है मेरे को, मैंने कहा गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ये हैंडल को लॉक कर दिया सर नहीं कोई बात हैंडल नहीं। को लॉक सिस्टम स्टार्टिंग में जाता है तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं वैसे, किसी से पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। कैसे होल करती है, क्या कारण है? क्या कहते हैं मैग्नेट बनता है मैग्नेट मतलब सप्लाई से मैग्नेट बनती है ये। इसके अंदर मैग्नेट बनता है कौन होता है मैग्नेट क्या करता है? क्या सर वो मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट हैंडल को सर अंदर में से क्या चीजें जो हैंडल में सर स्टार्ट होता है स्टार्ट होता है इसका लोहे आयरन का होता है। आयरन इसमें तो जो हैंडल है उसमें हैंडल में से कोई कील लगी हुई है। हैंडल में क्या सर हैंडल में तो आयरन की कील लगी हुई है। आयरन की कील लगी हुई है। यहाँ पे हाँ लगी हुई है, लगी। आयरन नंबर लगी हुई है, हाँ बोल देते हैं। ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में एक स्थिति युक्ति होती है। ट्रांसफार्मर में एक स्थिति युक्ति होती है जो कि केवल ट्रांसफार्मर एक स्थिति युक्ति है जो एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए काम आती है। और इसके अंदर ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर में मतलब केवल ट्रांसफर करने के लिए ही होता है। इसमें वोल्टेज और धारा को हम है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें फ्रिक्वेंसी और है ना शक्ति को स्थिर रहती है। इसके लिए हमारा मेन टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर में कोर का क्या कार्य होता है, मतलब कोर क्या कार्य कर सकती है। कोर है तो तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की कोर मुख्य होती है इसके अंदर। तो कोर के अंदर क्या करेंगे कि कोर सेल का कोर होती है EICU, कोर के टाइप है EIC और आदि टाइप की कोरें होती है। इन कोरों का मतलब होता है कि इसके ऊपर बाइंडिंग जो स्थापित कर रहे हैं ना, बाइंडिंग स्थापित करने के लिए कोर लगानी पड़ती है। और कोर इसकी जो कोरें है ना उसकी इसमें लॉस है, जो स्टेरिक क्षति है, एडिकन क्षति है वो कम होगी। और कोर का जो कोर की जो पत्तियां हैं वो अगर हम ठोस धातु की बना देंगे तो उसके अंदर ठोस धातु की बनाएंगे तो उसमें लॉस है ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें सतह प्रवाह के कारण सतह के ऊपर से धारा प्रवाहित होती है। और इसके लिए हमें इसमें जो कोर बना रहे हैं उस कोर को हमें सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिपीट करके बनानी पड़ती है, जिनमें पत्तियों की जो मोटाई है ना वो 0.35 से
0.5 mm की मोटाई की ये पत्तियां होती है। इसमें अब 3 टाइप के जो हमने ट्रांसफार्मर में जो पोल लगाई है उनमें होती है, पहले टाइप की है वो करोड़ प्रकार की होती है। करोड़ प्रकार की ये होती है जिसके अंदर हम एल आकृति के 2 स्टेपिंग लेते हैं, 2 एल आकृति की स्टेपिंग लेते हैं और उनको आयताकार की बदल आयताकार को बना लेते हैं, 2 एल आकृति को उनको जोड़ लेते हैं और उसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग को इसके ऊपर लपेट देते हैं, दोनों वाइंडिंग इसके ऊपर लपेट देते हैं और ये इसमें केवल एक ही चुंबकीय मार्ग होता है, चुंबकीय मार्ग एक ही, इसके अंदर चुंबकीय मार्ग एक ही है। और इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर है वो उच्च वोल्टेज और निम्न शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में मतलब हम वो फोर टाइप की है ना, फ्लोर टाइप की इसकी फ्लोर टाइप है ना वो इसमें देंगे और इसमें उच्च शक्ति वाले और उच्च वोल्टेज और निम्न शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में ये कोर काम करते हैं। और सेल टाइप की नंबर 2 पर आती है हमारी सेल टाइप की कोर, इसमें मतलब इसमें ई और आई आकृति, ई और आई आकृति ये कोर है, इस कोर को ई और लेते हैं और इसके जो इसको दोहरी मतलब रिपीट करके बनाई जाती है और जिसके बीच की जो भाग होता है उसके ऊपर हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटते हैं। तो वाइंडिंग लपेटते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर है, इस प्रकार के जो कोर है वो हम सिंगल फेज की जो मोटर होती है ना, सिंगल फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसके लिए इस ई और आई आकृति हम कोर लेंगे और एक इसके अंदर आता है बेरी टाइप की, जो बेरी टाइप की कोर, ये मतलब एक विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है। इसके अंदर क्या आता है कि जो आयताकार जो कोर होती है वो दोहरी करके इसमें मतलब एक से ज्यादा बहुत सी कोरें लगाई जाती है, उनकी जो मध्यम भुजा होती है वो एक सी होती है। तो यहाँ इसकी जो वाइंडिंग करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी और इस तरह इसमें जो कि इसमें सबसे कम लॉस होता है, क्योंकि इसमें जो लॉस होता है ना वो इसकी कोरों की वजह से, इसकी मध्यम कोर है इसलिए इसकी मध्यम कोर मध्यम भुजा के कारण इसमें लॉस कम होते हैं। ये विशेष प्रकार के शक्तिशाली जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें काम होते हैं। ठीक है, अब आता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर है वो मैच्योरिटी इंडक्टेंस के सिद्धांत पर मतलब अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो चुंबकीय होते हैं ना उनके लोकिंग के कारण कार्य करता है। अब इस ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है, ट्रांसफार्मर किस तरह कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है कि ट्रांसफार्मर कार्य करेगा कि अपना जब एसी की जब प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई से संयोजित कर देते हैं तो उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर ना उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जो प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है। प्रत्यावर्ती स्वभाव का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना उस चुंबकीय क्षेत्र को प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है और ये चुंबकीय क्षेत्र को फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग के जो चालक है उसको बिना किसी स्पर्श किए, ये कोई स्पर्श नहीं होती है आपस में, इनके स्पर्श किए बिना ही चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करने लगते हैं और उसमें विद्युत वाहक पैदा कर देते हैं। इसी प्रकार आगे ट्रांसफार्मर है उनका वर्गीकरण के आधार पर तो एक तो 3 संरचना के आधार पर होगा ट्रांसफार्मर। जो संरचना के आधार पर होगी 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। अब आता है ट्रांसफार्मर है वो मतलब आउटपुट के आधार पर भी होते हैं। आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। जिसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर भी है अगर इसकी जो लपेट है
अगर इसके लपेट इस तरफ है, अगर इस तरफ लपेट ज़्यादा बढ़ा दी जाए कॉइल के और उसके बाद इसके अंदर अगर कम हो तो वे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और अगर इसके अंदर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसी के अंदर अगर गुड आफ्टरनून सर। हमारा टॉपिक है सर कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन एसी की मोटर एसी की मोटर सिंगल फेज और थ्री फेज की सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज की मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें दो वाइंडिंग की जरूरत है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग। ये अपनी रनिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। दो वाइंडिंग बनाई जाती है और थ्री फेज सेल्फ स्टार्ट होती है। थ्री फेज में सेल्फ स्टार्ट होती है और सिंगल फेज के लिए रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पेमेंट की जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर में हम दो कैपेसिटर लगाते हैं। एक कैपेसिटर उच्च मान का होता है, एक कैपेसिटर उच्च मान का लगाते हैं और एक निम्न मान का लगाते हैं। ये कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। श्रेणी क्रम के समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। उच्च मान के कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। यदि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अपनी मूल गति का 75 से 80% स्पीड पकड़ लेते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अपना संयोग से हटा लेता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में दूसरा कैपेसिटर कार्य करता है। और जो इसका उच्च पावर और स्टार्टिंग टॉर्क
कुछ पावर और स्टार्टिंग तौर पे अच्छा होता तो ये मोटर है। ये रनिंग, ये मोटर अपनी स्टार्टिंग रनिंग बाइंडिंग की 3 गुना अधिक पावर लेती है। चार्ट लेसन इसको सीधा कर दो ना, इस तरफ कर दो, इसको सीधा कर दो इसको। Good afternoon, everybody friend. आज हम आपको पढ़ाएंगे सरल वोल्टेज सेल। क्या पढ़ाएंगे? सरल वोल्टेज सेल। तो सबसे पहले हमें इसमें इसके 4 पॉइंट होते हैं, मतलब देखो सबसे पहले पढ़ाएंगे संरचना, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे वर्किंग के ऊपर। फिर हमारे जो सरल वोल्टेज सेल होता है इसके अंदर 2 दोष होते हैं, फाल्ट। और फिर इन दोषों को निवारण के उपयोग बताएंगे हम आपको। और 5वां पॉइंट बताएंगे हम आपको विद्युत वाहक। जो हमारा सरल वोल्टेज सेल है, कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वो सेल जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जाता, कौन सेल कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल के अंदर भी हमारा एक सेल आता है, वो कौन सेल है? सरल वोल्टेज सेल। कौन सेल है? सरल वोल्टेज सेल। इस सरल वोल्टेज सेल के अंदर हमें ये चीज पढ़नी है, क्या पढ़नी? कंस्ट्रक्शन पढ़ना है इसका, फिर वर्किंग पढ़नी है, फिर फाल्ट होती है, और फिर इसके निवारण और इसका विद्युत भाग कितना होता है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? एक कांच का पात्र होता है। क्या होता है? एक कांच का पात्र होता है। उस कांच के पात्र में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो तांबा का इलेक्ट्रोड होता है जो हमारा एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड लिया जाता है वो है Zn, मतलब जस्ते का या जिंक का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को कांच के पात्र में, और जो कांच का पात्र होता है उसमें जो विलयन भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? H2SO। कौन सा होता है? H2SO। जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी कांच के पात्र में जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, उसके अंदर डालेंगे तो ये हमारे दोनों इलेक्ट्रोड क्या कंस्ट्रक्शन के अंदर देते आएगा। इसमें एक तो Cu इलेक्ट्रोड होता है जो किसका कार्य करता है? एनोड का। और जो हमारा Zn होता है वो किसका कार्य करता है? कैथोड का। और इसमें क्या होता है? कांच का पात्र होता है, और कांच के पात्र में कौन सा विलयन बना होता है? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा बना होता है? H2SO4। एनीबॉडी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम? कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्किंग। ये कैसे कार्य करता है? हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एक तो तांबे का और Zn का। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे? हम जो विलयन पात्र है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट, उसके अंदर डालेंगे तो हमारा जो Zn और Cu इलेक्ट्रोड है ये क्या करेगा? क्रिया करेगा। इसमें क्या होगी? रिएक्शन पैदा होगी। तो हमारे जो H2SO4 है, जो विलयन है H2SO4, ये H2SO4 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा। किसमें विभक्त हो जाएगा?
दो आयनों में बढ़ जाएगा। कौन सा? एक तो H2 प्लस आयन और दूसरा क्या होगा? दूसरा आयन क्या होगा? SO4 माइनस आयन। हमारा जो H2SO4 का जो विलयन है वो दो भागों में बढ़ गया, एक तो H2 प्लस आयन और SO4 माइनस आयन। जो हमारा SO4 माइनस आयन है वो Zn से क्रिया करके क्या बना लेगा? ZnSO4। जी सर, ये तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा। जिंक सल्फेट क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। और हमारा जो दूसरा आयन है कौन सा? H2 हाइड्रोजन क्या करेगा? तांबे के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बुलबुलों के रूप में, इसके रूप में बुलबुलों के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये बुलबुलों के रूप में इकट्ठा होने के कारण क्या होता है? जो हमारा सेल है, इस सेल के इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और जो हमारे जितने भी प्राथमिक सेल है इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए, अधिक नहीं होता। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा? जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये हमारे इसके अंदर क्या होगा? दोष पैदा हो गए, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर इकट्ठी होगी तो इस सेल का क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये तो इसके आगे हमारे वर्किंग प्रिंसिपल में। अब हमारे दो दोष होते हैं इसके अंदर। कितने दोष होते हैं? दो दोष होते हैं। एक तो होता है लोकल एक्शन और दूसरा होता है पोलराइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्थानीयकरण। और दूसरा दोष होता है इसमें ध्रुवीकरण। जो हमारा स्थानीयकरण दोष होता है वो हमारे जो Zn होता है वो बाजार में क्या अशुद्धि, बहुत अशुद्ध होती है इसमें। क्या होती है? बहुत अशुद्ध होती है। अशुद्धियों के कारण इसमें क्या है? लोहा, तांबा, कुछ ऐसे और मिश्रण होता है Zn के अंदर। तो इसमें अंदर क्या होता है? मतलब ये छोटे छोटे अनेक सेल बन जाते हैं, जिससे ये सेल क्या है? जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए जो हमारा ध्रुवीकरण दोष होता है, इसको दूर करने ये रहा सबकी आ रही है। हाँ सर है ना। आज अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर तीन प्रकार की होती है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। पहला बनने पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट। आज है कैपेसिटर रन। कैपेसिटर रन मोटर के दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर भाग होता है वो फिक्स भाग होता है, इसमें दो वाइंडिंग होती है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की और अधिक लपेट वाली बनाई जाती है, जिससे उसका प्रतिरोध उच्च रहे और इंडक्टेंस कम रहे। और दूसरी वाइंडिंग होती है वो होती है रनिंग वाइंडिंग, जो मोटे तार की और कम लपेट की बनाई जाती है, जिससे उसका प्रतिरोध कम रहे और इंडक्टेंस उच्च रहे। उसके बाद होता है रोटर। मोटर का घूमने वाले भाग जो घूमना करता है वो रोटर करता है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना होता है। ये सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर वाली मोटर होती है। ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को दो फेजों में विभक्त करना पड़ता है।
और विभक्त करने के लिए या तो प्रतिरोध के हिसाब से करें या फिर कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर के लिए कैपेसिटर धारा को कैसे एक चीज को दूसरे में विभक्त करता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे सिंगल फेज होता है ऐसे उसमें धारा और वोल्ट इन फेज रहता है और फिर ये वाइंडिंग के हिसाब से ये V हो गया, ये मेन वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग। प्रतिरोध के हिसाब से इसमें धारा पीछे हो जाएगी और दूसरी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग थोड़ा सा लीड करती है। लीड इसलिए करती है क्योंकि कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा होता है। ये करीब 50 से 70 डिग्री पिछड़ जाती है। इसमें धारा को इसमें लय करती है 15 से 20। तो ये करीब टोटल मिला के 85 से 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसके कारण मोटर स्टार्ट हो जाती है। इस मोटर का प्रयोग कूलर, पंप आदि में किया जाता है। इस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क होता है वो कम होता है। मोटर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है उसी हिसाब से इसका टॉर्क बढ़ता है। मोटर 80% स्पीड प्राप्त करने के बाद इसका टॉर्क विकसित हो जाता है। और कैपेसिटर मोटर 3 प्रकार की होती है, तो इसकी कीमत सबसे कम होती है। और इसमें कैपेसिटर होता है वो पेपर कैपेसिटर लगाया जाता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ये पेपर कैपेसिटर होता है और इसका मान 2 से 2.5 माइक्रोफैरड के बीच का होता है। और कोई डर आवाज़ नहीं जोर से धीरे धीरे लिखेगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। वैसे तो प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार से कर सकते हैं: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। लेकिन हम मुख्य रूप से 2 संयोजनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है अपना समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का कैसे होता है, मतलब जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसके कनेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं। माना कि हमने 3 प्रतिरोध लिए
इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ेंगे और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ेंगे और फिर पहले प्रतिरोध के सिरे को और तीसरे प्रतिरोध के सिरे को उठाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन की विशेषता क्या होती है कि इसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान और वोल्टेज का मान सभी में अलग अलग होता है। जैसे कि मान लो ये हो गया R1, R2 और ये हो गया R2। इसको श्रेणी क्रम संयोजन को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं R बराबर RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या होता है, धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान और वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है। इसमें जो प्रतिरोध निकल कर आता है श्रेणी क्रम संयोजन में वो परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोधों में जो सबसे अधिक मान प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक निकल कर आता है। तो ये हो गया अपना श्रेणी क्रम संयोजन। इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो दिवाली पे हमारे घरों में सजावट की लड़ियाँ लगी होती हैं उसमें जो बल्ब लगे हुए होते हैं वो होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो अपना ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। अब आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि हम इसके कनेक्शन देख सकते हैं। तीन प्रतिरोध लिए हमने R1, R2 और R3। तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक साथ संबंध किया और अंतिम सिरों को एक साथ संबंध करके दो वायर निकाले। दोनों वायर से हमने यहाँ से इसी सप्लाई दी इसको। समांतर क्रम की क्या विशेषता होती है कि इसमें धारा का मान अलग अलग और वोल्टेज का मान समान होता है। तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इसमें समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। समांतर क्रम संयोजन की क्या विशेषता होती है, जो कुल प्रतिरोध निकल कर आता है वो परिपथ में लगे हुए सबसे निम्न मान के प्रतिरोध से भी अधिक निकल कर आता है। तो ये हो गया अपना समांतर क्रम संयोजन। और इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमारे घरों में कनेक्शन होते हैं वो समांतर क्रम संयोजन में किए जाते हैं। क्वेश्चन करवा देते चाटला मिटा के बे आता तो खाली साली मैं अच्छे से पढ़ा लूँगी तो मैंने वहाँ पढ़ा ऐसे ही पढ़ा खाई के भी ट्यूशन छोड़ करवा दी थी इतनी देर टिक गई ना वो लेकिन उसके बाद आज हम आपको सुरक्षा के मुद्दों के बारे में बताएंगे। चार्ट का प्रयोग घरेलू वायु के अंदर घरेलू वायु जो होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, नियंत्रण के लिए एवं समायोजन के लिए जो विद्युत सामग्री या जो विद्युत सामग्री का उपयोग में ली जाती है हम विद्युत सामग्री के नाम से जानते हैं। विद्युत सामग्री की अधिकतर धारावाही क्षमता 6 एम्पीयर 16 एम्पीयर 32 एम्पीयर होती है तथा कार्यकारी वोल्टेज 240 AC वोल्टेज होती है तथा इनमें अक्सर टर्मिनल पीतल के बने होते हैं। पीतल के बने होने से जो इनके पीतल के बने होते तथा सावधान विद्युतों की प्रकार होना चाहिए ताकि उनके धरावहन करते हुए धरावहन करने वाले पदों पर सीमित से अपने को झटका नहीं लगे, किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगे, इसलिए हमें विद्युतों की बनाना चाहिए। और इसके बाद आता है सुरक्षा के
विद्युत सामग्री को अपन 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले है दूसरा आपका मीटर विद्युत। तीसरा आता है धारणशील विद्युत। सामान्य प्रकार के सामान्य प्रकार हैं जो विद्युत से चलने वाली मशीनों को विद्युत को ले जाने के लिए हम विद्युत विद्युत का उपयोग करते हैं, जैसे स्विच वगैरह के ये तो हो गया अपनी विद्युत युक्ति। धारणशील युक्ति वह युक्ति होती है जो किसी उपकरण को धारण करके रखती है, उन्हें हम धारणशील युक्ति कहते हैं, जैसे कि होल्डर वगैरह, लैंप के होल्डर वगैरह। तो सामान्य प्रकार की युक्ति वो होती है जो नॉर्मल यूज होती है, लगभग जैसे एडाप्टर वगैरह या स्त्री कनेक्टर हो गया, प्रेस का कनेक्टर वगैरह हो गया, इसी प्रकार के सामान्य प्रकार की युक्तियों में आते हैं स्त्री कनेक्टर वगैरह। तो हम आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षात्मक युक्ति। तो सुरक्षात्मक युक्ति के उपयोग के आधार पर अपन इसके 4-5 भाग होते हैं। इस प्रकार से सुरक्षात्मक युक्ति के अंदर फ्यूज आता है, दूसरा एलसीडी आता है, पांचवा है तो आज हम फ्यूज के बारे में जानेंगे। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक प्रकार का परिपथ में बहने वाली सामान्य धारा से ज़्यादा बहने पर पिघल कर परिपथ को ब्रेक या तोड़ देता है, जिससे ताकि धारा आगे न जा सके और अपने उपकरण लगे हुए और तथा मानव क्षति होने से बच सके। जैसे विद्युत उपकरण के द्वारा उनको शॉर्ट सर्किट होने से विद्युत उपकरण खराब न हो तथा किसी स्विच के द्वारा या किसी को फॉल्ट वगैरह होने पर किसी मानव को या किसी भी विद्युत झटका न लगे, इसी प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज के अंदर 2 भाग होते हैं, जैसे फ्यूज बेस। तो फ्यूज बेस के अंदर फ्यूज बेस और फ्यूज एडेड 2 भाग होते हैं फ्यूज के में, जिन्हें हम चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन के द्वारा बनाया जाता है। और फ्यूज आधार के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं जो इनपुट सप्लाई को तथा आउटपुट सप्लाई के टर्मिनल इनमें बनाया जाता है तथा इस फ्यूज बेस के अंदर फ्यूज केजेस को फिट किया जाता है। तो ये हो गया फ्यूज आधार। अब फ्यूज केजेस वो होता है जो फ्यूज आधार के अंदर फिट किया जाता है तथा फ्यूज केजेस के अंदर एक फ्यूज घटक लगाया जाता है। फ्यूज घटक वो होता है जो एक प्रकार का प्रसाद होता है जो क्रोम से धातु से मिलकर बनाया जाता है, जिसका गलनांक कम गलनांक होता है तथा उच्च चालकता होती है। सामान्यतः फ्यूज के अंदर शीशा और टीन का यूज करता है। टीन का परसेंटेज लगभग 63% होता है तथा शीशे का प्रतिशत 36%।
सामान्य 63 और 37% वाले परिपथ की सामान्य 1.6 गुणा पर धारा पर परिपथ को पिघलकर तोड़ देता है। इसके बाद बात है अपने एमसीयू। अब फ्यूज के बारे में ये चीज है कि गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम संगीता सैनी है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत कैसे जनरेट करते हैं, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हाइड्रो पावर प्लांट से विद्युत कैसे जनरेट करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो हम विद्युत बहुत सारे तरीके से जनरेट कर सकते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, इन सब से कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट से विद्युत जनरेट कैसे करते हैं। हाइड्रो मतलब पानी से विद्युत कैसे बनाएंगे। पानी से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट में जिन साधनों की जरूरत होती है, जिन साधनों की जरूरत होती है, जैसे जलाशय, बांध, सर्च टैंक, पेन स्टॉक और टरबाइन, अल्टरनेटर, ट्रांसफर, इन सब की जरूरत होती है। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है जलाशय। जलाशय क्या होता है? जहाँ जल को इकट्ठा किया जाता है उसको हम बोलते हैं जलाशय। जलाशय दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक अंतरिम जलाशय और एक प्राकृतिक जलाशय। जलाशय दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक जलाशय और कंतृम जलाशय। कंतृम जलाशय वे जलाशय होते हैं जिन्हें कंतृम विधियों के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उसको बोलते हैं कंतृम जलाशय। और आगे आता हमारा दूसरा प्राकृतिक जलाशय। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित होता है, इन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक जलाशय। आगे आता है हमारा दूसरा पॉइंट, बांध का क्या कार्य है? पानी को रोकने के लिए हम बांध का निर्माण करते हैं। ये मुख्य तौर पर सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है। इसमें ओपनिंग गेट लगा होता है। ओपनिंग गेट से प्रेशर चैनल से पानी टरबाइन तक पहुंचाता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है थर्ड टैंक। थर्ड टैंक जब प्रेशर चैनल से आवश्यकता से अधिक पानी आता है तो बाकी जितनी हमें आवश्यकता होती है, सर्च टैंक में जब आवश्यकता से अधिक पानी आता है तो जितनी आवश्यकता होती है हमें उतनी तो भरपाई कर लेते हैं, लेकिन जब बांध में ज़्यादा लेवल हो जाता है तो सर्च टैंक में चला जाता है और जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना टरबाइन तक पहुँचाता है। ये होता है सर्च टैंक। सर्च टैंक मुख्यतः बांध और वाल हाउस के बीच में लगाया जाता है, क्योंकि ये वाल हाउस जब हमें जरूरत होगी पानी की ज़्यादा मतलब कम या ज़्यादा की जरूरत होगी तो वाल हाउस से पानी टरबाइन तक पहुंचा देगा। आगे आता है हमारा वाल हाउस। वाल हाउस का कार्य है पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना, यानी कि जितना पानी हमें चाहिए उसके अनुसार हमें पानी की पूर्ति करता है, वो होता है वाल हाउस। इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, यानी कि पेन स्टॉक। पेन स्टॉक सामान्यतः स्टील और सीमेंट की बनी हुई होती है। ये पाइप नुमा संरचना होती है, यानी कि वाल हाउस से और टरबाइन तक पानी पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं पेन स्टॉक। पेन स्टॉक के बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है टरबाइन। टरबाइन सामान्यतः स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है और इसकी शाफ्ट होती है जो अल्टरनेटर से जुड़ी हुई होती है। अब हम इसकी कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट से कैसे विद्युत
जनरेट करेंगे इनके बारे में। जैसे ये पानी बांध से होता हुआ सर्च टैंक से या जलाशय से होता हुआ जाएगा, बाल हाउस से जितनी आवश्यकता उतना जाएगा। ये पानी प्रेशर से जाएगा, प्रेशर चैनल से प्रेशर से जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर से जाएगा तो ये टरबाइन के ऊपर मतलब दबाव डालेगा। जैसे ये टरबाइन घूमेगी, जितनी तेजी से घूमेगी, ये टरबाइन की जो शाफ्ट होती है ये अल्टरनेटर से जुड़ी हुई होती है। तो टरबाइन क्या करेगी, टरबाइन गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। ये इसके शाफ्ट अल्टरनेटर से जुड़ी होती है। तो अल्टरनेटर का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो ये अल्टरनेटर के थ्रू हमें ऐसी प्राप्त हो जाएगी, ऐसी हमें ट्रांसफार्मर के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यह होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का उपयोग सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा किया जाता है ताकि वहाँ कम खर्चीला होता है इसलिए। और इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। सबसे लाभ हमारे ये है कि कोई प्रदूषण नहीं होता, लागत भी कम होती है, इसलिए हम हाइड्रो पावर प्लांट से विद्युत जनरेट कर सकते हैं। क्या होता है?